नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। पिछली क्लास के अंदर हमने गैसेस स्टेट के दो लॉ के बारे में और चर्चा की थी। टोटल मिलके हमने अभी तक 4 लॉ पढ़ लिए हैं। फर्स्ट लॉ था बॉयस लॉ था, सेकंड लॉ था अपने पास चार्ल्स लॉ था, थर्ड लॉ था अपने पास गैलुसिक्स लॉ था, और फोर्थ लॉ जो था वो था अपने पास कौन सा, एवोगाड्रो लॉ था। उन चारों लॉ के बारे में जो अपन के पास जो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो ग्राफ दे रखे हैं उनके बारे में, और एनसीईआरटी के बाहर जो जितने भी ग्राफ दे रखे हैं उसके बारे में भी अपन ने बहुत अच्छे से डीपली चर्चा की थी। उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए गैसेस अवस्था का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर अपन को कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं वो है। उसके अंदर जो अपना फिफ्थ रूल्स है, अपन बात करें फिफ्थ रूल्स की। किसकी बात करें अपन? फिफ्थ रूल की। तो जो अपना रूल्स है फिफ्थ, जिसे अपन डाल्टन्स बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं इसको अपन? है डाल्टन्स। डाल्टन्स डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ जो है वो क्या कहता है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियली प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियली प्रेशर। डाल्टन के नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक गैसें जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करती, जो आपस में क्या नहीं करती, रासायनिक क्रिया, मतलब इस लॉ के अंदर आपको उन गैसों को यूज करना है जो आपके पास नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। उन्हें एक निश्चित आयतन वाले पात्र में बंद कर दिया जाए, तो मिश्रण का कुल दाब जो पी टोटल है वो प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये कहा था किसने? डाल्टन्स ने। ये कहा था किसने साहब? डाल्टन्स ने कहा था। अब देखिए इस डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। मान लो अपने पास जो येलो वाली गैस है उसका जो प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ पे जो प्रेशर है जो रेड वाली वो है अपने पास कौन सा? P2 है। इन दोनों के गैसेस को क्या कर दिया अपन ने? मिक्स किया। लेकिन ये दोनों जो रिएक्टिव जो गैसेज है वो कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव गैसेज होनी चाहिए। नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए। जब नॉन रिएक्टिव गैस होगी तो आपस में क्या नहीं करेगी? रिएक्शन नहीं करेगी, और रिएक्शन नहीं करेगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी नहीं। तो अपन का रूल्स अपन उसको चेक किया जा सकता है। तो जैसे ही कंबाइनिंग ऑफ लॉ करेंगे तो पी टोटल जो है वो आ जाएगा P1 प्लस P2। P1 जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट, और P2 जो है वो है पार्शियली प्रेशर ऑफ गैस 2, पार्शियली प्रेशर ऑफ गैस 2। ये पार्शियली प्रेशर फर्स्ट है और ये पार्शियली प्रेशर कौन सा है? 2 है। पार्शियली प्रेशर क्या होता है? पार्शियली प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है, जो खुद का एक प्रेशर होगा उस प्रेशर को अपन बोलते हैं इंडिविजुअल प्रेशर, जो है दैट इज कॉल्ड पार्शियली प्रेशर। अब अपन बोल सकते हैं कि डाल्टन्स ने ये कहा था कि यदि आपको पी टोटल निकालना है तो P1 प्लस P2 और लाइक दिस आप ये कर सकते हो। तो ये वाला जो लॉ है इसे अपन बोलते हैं कौन सा? डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं अपन? कौन सा? डाल्टन्स लॉ बोलते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है? इसने क्या क्या कहा कि इसके अंदर कुछ पॉइंट को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? अक्रिय प्रकृति मतलब यह नियम केवल तभी लागू होगा जब गैसें आपस में अभिक्रिया नहीं करें। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अपने पास यहां पर जो गैसेज यूज करनी है वो नॉन रिएक्टिव गैसेज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए अपने पास? नॉन रिएक्टिव गैसेज। जैसे अपन नाइट्रोजन बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं। इन दोनों का यदि मिक्सचर ले लिया जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या रिएक्शन नहीं कर सकती, और जब रिएक्शन नहीं करेगी तो अपन डाल्टन्स लॉ को इन दो गैसों के माध्यम से समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए आप, स्थिर तापमान। गैसों का तापमान और आयतन स्थिर रहना चाहिए। गैसों का जो टेम्परेचर है, तापमान और जो आयतन है, ये हमेशा कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अपने पास स्थिर होने चाहिए। ये कभी भी बदलने नहीं चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए? एक तो तापमान नहीं बदलना चाहिए, और एक नहीं बदलना चाहिए उसका वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए आप, आंशिक दाब का अर्थ क्या?
आंशिक दाब का क्या अर्थ है, पार्शियल प्रेशर क्या है, वो लिखा हुआ है। आंशिक दाब वह दाब है जो कोई गैस तब डालती है जब वह अकेले उसी आयतन वाले पात्र में मौजूद हो। ये इंडिविजुअल प्रेशर है। ये क्या है अपने पास, अकेले मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस इज नोन एज अ पार्शियली प्रेशर, या इसे अपन हिंदी में बोल सकते हैं आंशिक दाब। क्या बोल सकते हैं अपन, आंशिक दाब। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो कहने का मतलब ये था कि डाल्टन्स ने ये कहा कि जब भी अपन किसी कंटेनर के अंदर अक्रियाशील गैस, जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, उनके कॉम्बिनेशन को लिया जाता है और वो जो उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है, उनका यदि टोटल निकालना है, वो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से निकाला जा सकता है। वो क्या है, वो है P टोटल इज टू P1 प्लस P2 और लाइक सो। इन सारों को क्या करना पड़ेगा, अपने को प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक आता है अपने पास मोल अंश के साथ संबंध, मोल फ्रैक्शन के साथ क्या है रिलेशन इसका, मोल अंश के साथ संबंध या रिलेशन विद मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक्स। मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं अपन, एक्स। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ये वाला एक कंटेनर है, ये कंटेनर, ये कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास 3 टाइप की गैस है। ब्लैक वाली गैस, एक अपन ने सेकंड गैस इसको बना देते हैं, एक और गैस ले लेते हैं अपन, ये अपन ने कंटेनर ले लिया है, उस कंटेनर के अंदर अपने पास 3 टाइप की गैसेस हैं। उस 3 टाइप की गैसेस में मान लीजिए ब्लैक वाली जो गैस है उसका नंबर ऑफ मोल्स n है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, n। जो रेड वाली है अपने पास उसका नंबर ऑफ मोल्स n2 है, और जो अपने पास ये वाली जो गैस है इसका है अपने पास कौन सा, 3 है। ये वाला अपने पास कौन सा, पिंक वाला जो कलर है वो अपने पास कौन सा है, n1 है, ये n2 है, और ये अपने पास कौन सी है, n3। n1 का जो गैस है, n1 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये गैस फर्स्ट दे रखी है, इसके यहां पे प्रेशर ये P1 है, इसका P2 है, और इसका प्रेशर कौन सा है, P3 है। इसका प्रेशर कौन सा है, P3। एक बार वापस सुनिए, एक अपन ने कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर जो अपन ने 3 नॉन रिएक्टिव गैसेस ले ली है ना, मैंने आपको इसके अलग अलग कलर से बता दिया है। फर्स्ट वाली गैस जो है उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स n1 है, सेकेंड वाली गैस उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स n2 है, थर्ड वाली गैस उनके लिए नंबर ऑफ मोल्स n3 है। तो n1 के लिए प्रेशर क्या होगा, P1 होगा, n2 के लिए पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P2 होगा, और n3 के लिए पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, P3 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, P टोटल जो होता है वो निकालना होगा तो P1 करना पड़ेगा, P2 करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा अपने को, P3 करना पड़ेगा। P टोटल यदि अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, P1 करना पड़ेगा प्लस P2 करना पड़ेगा प्लस P3 करना पड़ेगा। जैसे ही अपन P1 P2 और P3 जब अपन करेंगे तो N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फर्स्ट है, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 है, और N3 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स गैस 3 है। अब जैसे N1 जो है, N1 एंड P1 मोल्स
मोल एंड प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट सेम N2 एंड P2 मोल and pressure of gas 2, एक N3 आएगा और P2 आएगा, P3 आएगा, ये आ जाएगा मोल एंड प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा अपने पास है 3। तो N1 P1 और N2 P2 के हिसाब से अपन इसको समझा सकते हैं। तो चलिए P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। आपको याद होगा तो एक मोल्स या आपने पढ़ा हो तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला आता है X, मोल फ्रैक्शन जो निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास XA, या मान लीजिए ये मैं इसको XA ले लू यहां पे, या X1 ले लू, X1 ले लू मैं यहां पे, तो ये हो जाएगा अपने पास N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस क्या हो जाएगा अपने पास N3 हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या निकाला जा सकता है, मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। X1 जिसका निकालना है उसको अपन ने ऊपर रख दिया और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कहां रख दिया, अपन ने नीचे रख दिया। तो इससे अपन को क्या फाइंड किया जा सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट निकाला जा सकता है। सेम एज इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकाला जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाला जाएगा अपने पास थर्ड निकाला जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाला जाएगा, थर्ड निकाला जाएगा। तो चलिए डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। एक लॉ आता है आइडियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आती है, आइडियल गैस इक्वेशन। According to ideal gas equation, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास nRT, और P निकालना है अपने को, तो P इज इक्वल टू क्या हो सकता है, nRT अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। nRT अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो अपने पास P की आ जाएगी, क्या आ जाएगी अपने पास P। अब अपने को यदि P टोटल के रेस्पेक्ट में बात करनी है, किसकी बात करनी है, P टोटल, तो अपने को पता है P टोटल जो है इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस क्या होगा, P3 होगा। P टोटल इज इक्वल टू, तो इसी आइडियल गैस इक्वेशन को यदि P1 के रेस्पेक्ट में बात करनी है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि P1 के लिए क्या होगा, P1 के लिए होगा N1 RT अपॉन V। P2 के लिए क्या होगा, P2 के लिए होगा N2 RT अपॉन V, और P3 के लिए क्या होगा, N3 RT अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इन तीनों की वैल्यू, इन तीनों P की वैल्यू यदि इसके अंदर पुट करें अपन, तो वैल्यू आएगी अपने पास N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। R अपॉन RT अपॉन V को क्या ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, P टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, और यहां आ जाएगा अपने पास RT अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। RT अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास है, V हो जाएगा। ये जो है अपने पास, ये अपन बोल सकते हैं इक्वेशन क्या 2 बोल सकते हैं, या इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दिया मान लो, इक्वेशन जो है अपन इसको क्या मान लिया जाए, फर्स्ट मान लिया जाए। ओके, ये वाली जो इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन P अपॉन P1 के अंदर अपन ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट दे रही है, इसको अपन P1 को डिवाइड कर ले
P1 डिवाइड बाय P टोटल, P1 डिवाइड बाय P1 P1 डिवाइड बाय P टोटल, P1 डिवाइड बाय P टोटल, या इस इक्वेशन को यहां से अपन P1 कर दिया तो P1 इस इक्वेशन को मान लीजिए यहां से हटा देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है तो हटाने दीजिए, P टोटल ये आ गई अपने पास, ये वैल्यू आई है अपने पास P टोटल के ना, P1 की वैल्यू क्या है अपने पास ये है, तो P1 डिवाइड बाय यदि P टोटल करूं मैं तो ये आ जाएगा P1 डिवाइड बाय P टोटल, P टोटल आ जाएगा। इसको अपन यहां से लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, P1 की वैल्यू क्या है N1 RT अपॉन क्या हो जाएगा V हो जाएगा, इसको अपॉन में लिखता तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं, मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास N1 N2 L3, तो ये हो जाएगा अपने पास B जो है वो चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और यहां आ जाएगा अपने पास N1 प्लस N2 प्लस N3 और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा RT आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास RT, V से V तो क्या हो जाएगा अपने पास कैंसल आउट हो जाएगा, RT से RT क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी अपने पास P1 अपॉन क्या हो जाएगा P टोटल होगा और यहां आएगा अपने पास N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और आपको पता है कि N1 और N1 ये वाली जो वैल्यू जो दे रखी है वो किसके इक्वल होती है, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है x1 के इक्वल होती है, तो अपन लिख सकते हैं इस इक्वेशन को P1 अपॉन P टोटल इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास x1 हो जाएगा, और P1 निकालना है तो P1 इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास x1 इंटू क्या हो जाएगा P टोटल हो जाएगा, x1 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास P टोटल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई। x1 क्या है अपने पास, x है अपने पास मोल फ्रैक्शन, x1 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फर्स्ट, ये फर्स्ट किसके लिए है मोल फ्रैक्शन के लिए, तो अपन P1 इंचिकेस तो क्या लिख सकते हैं x1 क्या लिखा जा सकता है P टोटल लिखा जा सकता है, x1 क्या लिखा जा सकता है P टोटल, या सेम एज इट इज अपन यदि P2 निकालना है अपने को है ना तो ये लिखा जा सकता है P2 इजिकल्स टू हो जाएगा x2 P टोटल हो जाएगा, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक इक्वेशन आएगी अपने पास P3 इजिकल्स टू x3 और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा P टोटल आ जाएगा। तो देख लीजिए अपन ने क्या कर दिया P टोटल और पार्शियल मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के अंदर क्या कर दिया अपन ने रिलेशन ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया अपन ने रिलेशन ड्रॉ कर दिया। ओके तो ये अपन के पास फाइनल आ गया P3 इजिकल्स टू Px और P टोटल हो जाएगा, सेम ये P1 के लिए पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर P2 के और ये पार्शियल प्रेशर 3 है। इससे अपने को पता चलता है कि किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है, किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल अंश मतलब क्या x और कुल दाब मतलब P टोटल मतलब कौन सा P टोटल के क्या होगा वो गुणनफल होगा, क्या होगा वो गुणनफल होगा। देख लीजिए अभी यहाँ पे गुणनफल ही है, ये वाला देखो P1 ये मोल फ्रैक्शन x1 है और ये इसका कौन सा है P टोटल, इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास गुणनफल हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट है अपने पास नियम के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है इसके। एप्लीकेशंस की बात करें अपन तो गोताखोरों के लिए, किसके लिए गोताखोर के लिए, गोताखोर में क्या होता है समुद्र की गहराई में श्वसन गैसों के दबाव को समझने के लिए गोताखोर, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो जैसे ही अपन अंदर की तरफ जाते हैं जैसे ही गहराई में जाएंगे तो वो रेस्पिरेशन करते रहेंगे उस टैंक से, लेकिन जैसे ही वो सतह की तरफ आ जाते हैं तो उस गैस में से उस सिलेंडर में से गैस का यूज धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है। तो अपन गोताखोरों के समुद्र में गहराई श्वसन गैसों के दबाव को समझने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। सेकंड की बात करें गैसों का संग्रहण, जब प्रयोगशाला में गैसों को पानी के रूप में इकट्ठा करना है, मतलब कि जब आपको पास यदि किसी लेबोरेटरी के अंदर
गैसों को पानी के रूप में इकट्ठा किया जाता है तो कुल दाब में जल वाष्प वेपर दाब भी शामिल होता है। इसे शुद्ध करने के लिए डाल्टन्स के नियम का उपयोग किया जा सकता है। मतलब लेबोरेटरी के अंदर भी अपन डाल्टन्स लॉ का यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक इक्वेशन आती है अपने पास आदर्श गैस इक्वेशन। कौन सी आती है अपने पास? आदर्श गैस इक्वेशन। इक्वेशन आएगी अपने पास आदर्श गैस इक्वेशन। ये अपना 6 नंबर पॉइंट है। आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की यदि आपको गणना करनी है तो आपको जो पीछे मैंने 3 लॉ बताए थे उनका यूज करना पड़ेगा। वो कौन कौन से लॉ हैं? उन तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन करके ही अपन आइडियल गैस का जो इक्वेशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ की बात करें तो एक यूज करना है आपको बॉयल्स लॉ। कौन सा यूज करना है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ यह कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, मतलब उसके प्रेशर के। सेकंड लॉ की बात करें अपन तो सेकंड लॉ ये है अपने पास कौन सा? चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ है अपने पास? चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ जो है वो अपने पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अपने पास t होता है। क्या हो जाएगा अपने पास? t। और थर्ड लॉ की बात करें अपन, किसकी बात करें? थर्ड लॉ ये हो जाएगा अपने पास एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ। और एवोगाड्रो लॉ जो होता है वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन सा? n होता है। कंबाइनिंग द थ्री लॉ combining the all three laws तीनों लॉ को यदि अपन कंबाइन करें तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगी? v इजिकल्स टू अपने पास एन टी अपॉन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी v जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन टी अपॉन क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। एन टी अपॉन क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास? पी। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटेगा तो v इजिकल्स टू आएगा अपने पास आर लिख दिया और एन टी और अपॉन क्या कर दिया? पी कर दिया। पी को यदि मैं इधर ले लूं तो पी वी इजिकल्स टू हो जाएगा ये एन आर टी हो जाएगा। पी वी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? एन आर टी। और आप सबको पता होगा कि अपन ने जो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया था उसका फॉर्मूला होता है कौन सा? PV इजिकल्स टू एनआरटी। PV इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? एनआरटी। P यहां पे क्या है? प्रेशर है। P यहां पे क्या है? प्रेशर। V यहां पे क्या है? वॉल्यूम है। N यहां पे जो है नंबर ऑफ मोल्स है। R यहां पे गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू हर बार अलग अलग रहेगी। T जो है वो अपने पास टेम्परेचर है और वो किसमें होना चाहिए? अपने पास केल्विन। T जो है वो अपने पास कौन सा हो जाएगा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर किसमें हो जाएगा? अपने पास केल्विन। गैस कांस्टेंट की यदि अपन वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? मोल इनवर्स। ओके, T हो जाएगा अपने पास कौन सा? टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन थी अपने पास कौन सी? आइडियल गैस इक्वेशन। और किससे किससे मिलकर बनती है? ये तीनों लॉ से मिलकर बनती है। बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से और एवोगाड्रो लॉ से। कांस्टेंट तो सारे आपको पता ही होंगे। यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट की बात करें तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर और ये कांस्टेंट होते हैं और इसके अंदर अपन बात करें तो वॉल्यूम और ये अपने पास कांस्टेंट होते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, आदर्श गैस की विशेषताएं क्या है? आदर्श गैस की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस या प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस।
इनके अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। इनके अणुओं के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वर्क नहीं करता, कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। सेकंड, गैस के अणुओं का अपना आयतन पूरे गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। मतलब कि आदर्श गैस का जो होता है क्या आयतन होता है, गैस के अणुओं का अपना आयतन पूरे गैस के आयतन की तुलना में कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल भी नगण्य होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, वास्तविक गैसें, ये वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट। वास्तविक गैसें जिसे अपन रियल गैस बोलते हैं, केवल उच्च तापमान पर, तापमान तो चाहिए इसको कैसा? उच्च तापमान तो चाहिए कैसा? इसको उच्च, और प्रेशर जो है वो क्या चाहिए? इसको कम। प्रेशर जो है वो उसको क्या चाहिए? कम चाहिए। प्रेशर जो है उसको क्या चाहिए? कम। दाब पर ही आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। आपको यदि कोई पूछ ले कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि टेम्परेचर तो उसके लिए ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए उसके लिए? ज्यादा, और प्रेशर जो है वो उसके लिए क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए उसके लिए? कम। तो वो रियल गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है या किसकी तरह बिहेव कर सकती है? आइडियल गैस की तरह। एक आएगा लिमिटेशन, गैस का समीकरण केवल कम घनत्व, गैस का समीकरण जो है आइडियल गैस इक्वेशन जो है जिसे अपन बोलते हैं पीवी इज टू एनआरटी, ये केवल लो डेंसिटी और निम्न दाब मींस लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर वास्तविक गैसों के लिए सबसे अच्छा काम करता है। मतलब ये तीन सिचुएशन होगी ना तो सबसे मोस्ट फेवरेबल स्टेट बनेगी किसके लिए? आदर्श के लिए। क्या? डेंसिटी तो होनी चाहिए लो, प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ये तो हमेशा लो होना चाहिए, और टेम्परेचर हमेशा कैसा होना चाहिए? हाई। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी भी हमेशा इसकी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ये तीनों सिचुएशन यदि है किसी गैस के लिए तो वो सबसे बेटर वर्क करेगी कौन से? आइडियल गैस के लिए। किसके लिए करेगी? आइडियल गैस के लिए करेगी। चलिए, उच्च दबाव और कम तापमान, उच्च दबाव और कम तापमान पर यह समीकरण वास्तविक गैसों के लिए कम सटीक होता है। अब वो इसका उल्टा ही है कि यदि आपके पास टेम्परेचर कम कर लिया जाए, अपने यहाँ पे तो क्या था कि टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। आइडियल गैस सॉरी जितनी भी रियल गैसेज होती हैं वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव कब करेगी? जब आपके पास टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए? ज्यादा, प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। अब रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव कब नहीं करेगी? तब आपके पास क्या होगा? प्रेशर तो होगा हाई, प्रेशर तो क्या होगा? हाई, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो। तो आप ये वाला पॉइंट याद रखिए। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला जो पॉइंट है वो आप याद रखिए। इसी का वाइस वर्सा आप यदि फॉलो नहीं करेगी, उसके पास नहीं है, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक आता है आदर्श गैस और वास्तविक गैस। आदर्श गैस और वास्तविक गैस के अंदर क्या डिफरेंट है ना? तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, किसकी पॉइंट की बात करें? फर्स्ट पॉइंट, आदर्श गैस सभी तापमान, आदर्श गैस जो है वो सभी तापमान और दबाव की स्थितियों में सभी गैस नियमों का पालन करती है। सभी गैस मतलब कि कोई भी टेम्परेचर हो जाए, इसके लिए कोई भी प्रेशर हो जाए, तो भी ये सारे गैसेस लॉ को फॉलो करेगी, सारे गैसेस लॉ को फॉलो करेगी। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? वास्तविक गैसें केवल कम दबाव, दबाव तो होना चाहिए कम, और तापमान कैसा होना चाहिए? उच्च पर ही गैस के नियमों का पालन करती है, तो ही गैस का नियम पालन करेगी। मीन्स टेम्परेचर तो होना चाहिए इसके लिए हाई, और प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए इसके लिए? लो होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, गैस द्वारा घेरे हुए कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का स्वयं का आयतन नगण्य होता है। अब ये तो पॉइंट अपन ने आगे भी पढ़ा था। क्या बोल रहा है? गैस द्वारा घेरे हुए कुल आयतन की तुलना में यदि कोई गैस कितना भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, उसके कंपेयर में गैस के अणुओं की स्वयं का आयतन नगण्य होता है। उनका जो स्वयं का जो होगा आयतन वो हमेशा कैसा हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए इसका, गैस द्वारा घेरे हुए कुल आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता। उसके अंदर तो नगण्य होता है,
जबकि इसके अंदर नगण्य नहीं होता। थर्ड पॉइंट, अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल नगण्य होता है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो भी इसके अंदर कैसा हो जाएगा, अपने पास बिल्कुल नगण्य होगा, जबकि इसके अंदर नगण्य नहीं होगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स एप्लीकेबल होगा। सभी तापमान और दबावों पर आकर्षण बल नगण्य नहीं होता। इसके अंदर तो नगण्य होता है, जबकि उसके अंदर नगण्य नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, जबकि उसके अंदर नेग्लिजिबल नहीं होता। फोर्थ पॉइंट देखिए, यह आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। यह आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, जिसे अपन बोलते हैं पीवी इजिकस टू एनआरटी। पीवी इजिकस टू क्या, एनआरटी। और ये जो है वंडर वाल्स इक्वेशन, यह फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, यह वंडर वाल्स समीकरण का पालन करती है। ये जो है, ये वंडरवॉल समीकरण, कौन सा समीकरण होता है, वंडरवॉल समीकरण का पालन करती है। और वंडरवॉल समीकरण क्या होता है, वो होता है अपने पास P प्लस ए एन का स्क्वायर अपॉन बी, P प्लस ए एन का स्क्वायर बी माइनस एन बी, क्या हो जाएगा अपने पास v माइनस एन बी, और यहां हो जाएगा अपने पास एन आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, एन आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन आर टी। ये कहलाता है अपने पास वंडरवॉल समीकरण कहलाता है। कौन सा कहलाएगा अपने पास, वंडरवॉल समीकरण। ए और बी क्या है यहाँ पे, ए एंड बी, ए एंड बी जो है वो वंडरवॉल्स कांस्टेंट है। ए एंड बी जो है वो अपने पास क्या है, वंडरवॉल्स कांस्टेंट। वंडरवॉल्स क्या हो जाएगी अपने पास, कांस्टेंट होता है। बाकी सब आपको पता ही होगा, प्रेशर वैशर और सब कुछ ये पता ही होगा। P यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है ना, N अपने पास नंबर ऑफ मोल्स है, B वॉल्यूम है, अपने पास R गैस कांस्टेंट है, T यहाँ पे अपने पास कौन सा, टेम्परेचर है। तो ये 4 पॉइंट थे, किस किस के बीच में, आदर्श गैस के बीच में और रियल गैस के बीच में क्या डिफरेंट है वो। ये वाला जो फोर्थ वाले पॉइंट है ना, ये आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। इंपोर्टेंट तो सारे हैं, बट ये फोर्थ वाला आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। आप ये जो 2 या 3 पॉइंट दे रखे हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें नगण्य होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जो आयतन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जबकि इसके अंदर ऐसा ना कुछ आयतन गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है ना। और ये वाला तो आपको पॉइंट आपको पता ही होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, गैसीय अवस्था में संपीड़ितता, गैसीय अवस्था में संपीड़ितता गुणांक, संपीड़ितता गुणांक को अपन बोलते हैं जिसे जेड बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कौन सा बोलते हैं इसको, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर बोलते हैं इसको, कंप्रेसिबिलिटी। वास्तविक गैस के मोलर आयतन जिसे बी रियल बोलते हैं और आदर्श गैस के मोलर आयतन जिसे बी आइडियल बोलते हैं के अनुपात को संपीड़ितता कारक कहा जाता है। संपीड़ितता कारक कहा जा सकता है। वास्तविक गैस के मोलर आयतन बी रियल एंड आदर्श गैस के मोलर आयतन बी आइडियल के अनुपात को संपीड़ितता कारक कहा जा सकता है। जैसे Z इजिकल्स टू अपन बोल सकते हैं, Z इजिकल्स टू बोल सकते हैं अपन PV अपॉन क्या बोला जा सकता है, RT भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, PV इजिकल्स टू अपॉन RT। Z इजिकल्स टू PV इजिकल्स टू, और यदि अपन कोई भी नंबर ऑफ मोल्स ले तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कौन सा, N PV, सॉरी और यहां हो जाएगा N। Z इजिकल्स टू PV अपॉन क्या हो जाएगा, NRT। PV इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, NRT हो जाएगा। आदर्श गैसों के लिए सभी तापमानों और दाबों पर Z इजिकल्स टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। Z की वैल्यू जो है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन जो वास्तविक गैसें होती हैं, जो रियल गैसेज होती है, उनके लिए हमेशा Z नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। Z जो है
वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कैसे, वो सुनिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करें अपने, जेड इज लेस देन 1 हो, जेड यदि लेस देन 1 है तो कम दबाव पर गैस को संपीड़ित, कम दबाव पर गैस को संपीड़ित करना आसान होगा, कम दबाव पर गैस को संपीड़ित करना आसान होगा। और यहां जो आकर्षण बल है, यहां जो आकर्षण बल है वो हमेशा कैसे हो जाएंगे, इफेक्टफुल हो जाएंगे, मतलब प्रभावी होते हैं। यहाँ पे आकर्षण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी क्या हो जाएगा, प्रबल होगा या प्रभावी होगी। सेकेंड पॉइंट, जेड की वैल्यू ज्यादा है किससे, 1 से। जेड की वैल्यू यदि ज्यादा है 1 से तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल हावी हो जाएगा। वहां पे कौन सा बल था, आकर्षण बल था, जबकि यहाँ कौन सा हो जाएगा अपने पास, प्रतिकर्षण बल हावी हो जाएगा। उच्च दबाव पर, कौन से दबाव पर, उच्च दबाव पर गैस के अणु पास आ जाते हैं। जैसे आप किसी भी कंटेनर के अंदर यदि अपन प्रेशर को लगाएंगे, है ना, तो जो गैस के पार्टिकल होंगे वो कैसे आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और जैसे ही पास पास आएंगे तो उनके अणुओं के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, प्रतिकर्षण प्रभावी होगा, जिससे संपीड़न क्या हो जाएगा अपने पास, मुश्किल हो जाएगा, जिससे उसको दबाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे आपको पता है कि किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस भर दिया और उसके ऊपर यदि अपन हाई प्रेशर लगाएंगे तो उसके पार्टिकल क्या आ जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे। और जैसे पार्टिकल उसके नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो उनके अंदर जो प्रतिकर्षण जो बल है वो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। और प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा तो जिससे संपीड़न मुश्किल हो जाएगा, और संपीड़न क्या हो जाएगा अपने पास, मुश्किल हो जाएगा। ये अपने पास आइडियल गैस है, और आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू क्या होगा अपने पास, 1 होगा। जेड इक्वल टू अपने पास क्या होगा, 1 होगा। और ये जो जेड दे रखा है अपने पास, कौन सा दे रखा है अपने पास, जेड। इस जेड के लिए यहां पे, यहां जेड इक्वल टू क्या है, 1 है, और यहां पे जो जेड है वो कम है किससे, 1 से। तो देखिए इस ग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, H2 है, N2 है, ये तो सारी अब इसकी वैल्यू क्या है, जेड इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, जेड इज लेस देन क्या होगा अपने पास, 1 होगा। तो कम दबाव पर गैस को संपीड़ित करना आसान हो जाएगा, गैस को संपीड़ित करना क्या हो जाएगा अपने पास, आसान हो जाएगा। तो देखिए ये अपने पास टी, मान लीजिए ऑक्सीजन के लिए T1 है, इधर T2 है, और ये अपने पास कौन सा है, T3 है। कौन सा है अपने पास, T3। तो ये CO2 जो है उसका कंप्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, जल्दी हो जाएगा। तो ये अपने पास दे रखा जेड इक्वल टू 1। ये हम यहाँ पे जो होगा इसे अपन पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। इसे बोलते हैं अपन कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, और इसको बोलेंगे ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। इसको बोलेंगे अपन कौन सा, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन बोलेंगे। ओके, जेड इक्वल टू 1 से यदि जेड की वैल्यू ज्यादा है तो हो जाएगा धनात्मक विचलन, और ये यदि जेड की वैल्यू कम है तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, ऋणात्मक विचलन। ये ग्राफ भी आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए ये आपको जेड इक्वल टू 1, ये वाला आप पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके, जेड इज लेस देन क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो कम दबाव पर गैस को संपीड़ित करना आसान हो जाएगा। यदि जेड की वैल्यू कम है, जेड की वैल्यू कम है किससे, 1 से, तो संपीड़ित करना आसान होगा। जैसे कार्बन, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने देखा होगा सारी जो संपीड़ित की हुई गैसें आती है, ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। ओके, फिर आएगा जेड इक्वल टू कितना है, 1, जेड इक्वल 1, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनको संपीड़ित करना क्या बहुत ही मुश्किल है। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक आता है ग्राम का विसरण नियम। कौन सा आता है अपने पास, है ग्राम का विसरण नियम। ग्राम का विसरण नियम क्या कहता है, ग्राम का विसरण नियम क्या कहता है, ग्राम का विसरण नियम ओके, स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के विसरण की दर, मतलब डिफ्यूजन रेट, रेट ऑफ डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन रेट उसके अणुभार m या घनत्व d के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब r इज √1 अपॉन क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, या फिर अपन लिख सकते हैं इसको √1 अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास m हो जाएगा। m तो है अपने पास, m जो है वो तो है अपने पास अणुभार या मोलर मास लिख सकते हैं इसको, मोलर मास लिख सकते हैं। और d जो है वो अपने पास कौन सा है, डेंसिटी। d जो है वो अपने पास कौन सी हो जाएगी, डेंसिटी। r जो है वो अपने पास है डिफ्यूजन कांस्टेंट। r जो है वो अपने पास कौन सा है, डिफ्यूजन रेट, या डिफ्यूजन कांस्टेंट की जगह डिफ्यूजन अपन कांस्टेंट बोले या डिफ्यूजन रेट बोल सकते हैं ना, या बोल सकते हैं इसको डिफ्यूजन रेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, डिफ्यूजन कांस्टेंट या डिफ्यूजन रेट। तो r √1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, 1 अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास डी स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास यदि D1 है, यदि कोई गैस है उसकी डेंसिटी में चेंज कर दिया जाए, D1 को D2 में बदल दिया जाए, M1 को यदि M2 में बदल दिया जाए, तो अपन ये लिखा जा सकता है कि R1 जो है वो अपॉन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, अंडर रूट जो है वो हो जाएगा अपने पास D2 अपॉन क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, D2 अपॉन क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। और सेम एज इट इज अंडर रूट M2 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन अपने पास आ सकती है जब आपके पास विस्तरण करवाया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, आपने उसका डिफ्यूजन करवा दिया, पहले उसकी डेंसिटी D1 थी, तो उसकी डेंसिटी जैसे डिफ्यूजन होगा तो उसकी डेंसिटी चेंज होगी। मान लीजिए उसका D2 आ गया, तो D2 के बीच में ये रिलेशन होगा, है ना। और मान लीजिए कि किसी गैस का स्टार्टिंग में M1 था और जैसे उसका डिफ्यूजन होगा तो उसका जो मोलर मास होगा वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ये रिलेशन इसको निकाला जा सकता है। R1 और R2 की बात करें अपन, R1 और R2, ये अपने पास R1 एंड R2 डिफ्यूजन रेट है ऑफ गैस फर्स्ट एंड सेकंड। गैस डिफ्यूजन जो रेट है वो गैस फर्स्ट और किसके लिए अपने पास, सेकंड के लिए। M1 और M2 एंड M2 जो है वो है मोलर मास ऑफ गैस फर्स्ट एंड गैस टू, मोलर मास ऑफ गैस फर्स्ट एंड टू, गैस फर्स्ट एंड सेकंड। मींस यहाँ पे आपके पास यदि दो गैसेस है, कितनी गैसेस है अपने पास, दो, तो एक का यदि डेंसिटी D1 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। एक का M1 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, मोलर मास, है ना। तो इसके बीच में ये रिलेशन अपन फाइंड कर सकते हैं। सेम D के लिए बात करें अपन, किसके लिए बात करें, D के लिए, तो D1 एंड D2 ये है डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट एंड सेकंड। डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट एंड क्या हो जाएगी अपने पास, सेकंड हो जाएगी। इस इक्वेशन से अपन को यह पता चल सकता है कि गैस जितनी हल्की होगी, है ना, गैस जितनी हल्की होगी विसरण उतना ही अधिक होगा, विसरण उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक होगा। गैस जितनी हल्की होगी विसरण जो है उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं अपने नोट्स में।
फिर उसके बाद में आएगा इसके मुख्य बिंदु क्या है, मेन पॉइंट क्या है। इसके मेन पॉइंट की बात करें, ताप और दाब, यह नियम केवल तभी लागू होता है, यह नियम जो है वो केवल तभी लागू होता है जब तापमान और दबाव स्थिर हो। तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, अपने पास कांस्टेंट होने चाहिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अ कांस्टेंट, जो इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ ही है। स्थिर ताप और स्थिर दाब चाहिए। विसन, गैस के अणुओं का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः विस्तार होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा किस तरफ चलती है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ चलेगी, ये लो कॉन्सेंट्रेशन। एक आएगा इफ्यूजन या निस्रण, किसी छोटे छिद्र से गैस का दबाव के कारण बाहर निकलना। मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें एक छोटा सा छेद हो रखा है ना, वो छेद में से किसी छोटे छिद्र से गैस का दबाव के कारण बाहर निकलना, मतलब उसके ऊपर प्रेशर बहुत हाई हो जाने के कारण वो छोटे छिद्र से यदि गैस बाहर निकल जाती है तो ग्राम का नियम विसन और निस्रण दोनों पर लागू होता है। तो जो ग्राम का जो रूल्स होगा वो विसन पे और निस्रण पे दोनों पे लागू होगा। निस्रण का मतलब ये होता है कि किसी कंटेनर में आपके पास एक छोटा सा छेद है और दबाव बढ़ने के कारण उस छेद में से यदि गैस बाहर निकल रही है तो वो कहलाएगा अपने पास कौन सा, निस्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निस्रण, जिसे बोलते हैं अपन इफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, इफ्यूजन। ओके, चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, ग्राम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट क्या है, गैसों का पृथक्करण। अलग अलग अणुभार वाली गैसों के मिश्रण को इस नियम की मदद से अलग किया जा सकता है। मतलब डिफरेंट यदि मोलर मास है किसी गैस के, तो इस लॉ से अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अणुभार ज्ञात करना, यदि एक ज्ञात गैस की विसरण दर पता हो तो दूसरी अज्ञात गैस का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास of unknown gas, find the molar mass of unknown gas with respect to known gas, okay। फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन गैस विद रेस्पेक्ट टू नोन गैस, मतलब यदि आपको किसी नोन गैस का मोलर मास पता है, किसी गैस का मोलर मास पता है, तो आप उसके अननोन गैस के मोलर मास को भी फाइंड कर सकते हैं। नोन गैस ऑफ मोलर मास, नोन गैस रेस्पेक्ट टू नोन गैस, नोन गैस, चलिए सही है, नोन गैस। ओके, मास गैस का पता लगाना, कौन सी गैस का पता लगाना, मास। खानों में विषैली गैसों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। मतलब टू आइडेंटिफाई to identification of poisonous gas, in mines, माइंस के अंदर जो पॉइजनस गैस होती है ना, उसके बारे में अपन पता लगाया जा सकता है। पॉइजनस गैस जो है उसके बारे में इसको पता लगाया जा सकता है। गैसों का पृथक्करण, अलग अलग अणुभार वाली गैसों को मिश्रण इस मदद से अलग किया जा सकता है, मतलब डिफरेंशिएट किया जा सकता है गैसों के कॉम्बिनेशन को, है ना, डिफरेंशिएट।
डिफरेंशिएट ऑफ गैसेस मिक्सचर, differentiate of gases in a differentiate of gases in a gases mixture, गैसेस मिक्सर से अलग अलग अनुपात की जो गैसेस है उनको अलग किया जा सकता है। ओके, तो ये इसके थे एप्लीकेशंस। एक आएगा अपने पास गैसों का, जो गैस है, गैसों के अणुगति सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है क्या? फर्स्ट क्या है? सूक्ष्म कण। प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी होती है जिन्हें अणु कहते हैं। एक ही गैस के सभी अणु द्रव्यमान और आकार में समान होते हैं। आप सबको पता होगा कि इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे होते हैं? समान होते हैं। नगण्य आयतन, गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में हमेशा कैसा होता है? नगण्य होता है। ये अपन ने पढ़ लिया है। थर्ड पॉइंट देखिए, निरंतर गति, गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में तीव्र गति से सीधी रेखा में नियमित गति करते हैं। ये हमेशा संभव दिशाओं में तीव्र गति से सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करते हैं? मोशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट, अणु टक्कर की बात करें, अणु आपस में और पात्र की दीवार से टकराते रहते हैं। ये टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं। पूर्णतः कैसी होती है? इलास्टिकल होती है। पूर्णतः कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है। आकर्षण बल का प्रभाव, किसका? आकर्षण बल का प्रभाव। अणुओं के बीच का कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता आदर्श गैस के लिए। इसके अंदर जो है कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स वर्क नहीं करता। लास्ट आएगा अपने पास गैस का दाब। पात्र की दीवारों पर अणुओं की टक्कर के कारण उत्पन्न बल ही गैस का दाब कहलाता है। मतलब उसकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर टक्कर करता है, दाब जो टक्कर करता है, वही उसका क्या कहलाता है? गैस का दाब कहलाता है। वही क्या कहलाएगा? इसका गैस का दाब कहलाएगा। ओके, चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास एक लॉ, आपको मैं बता देता हूं उस लॉ के बारे में। इस लॉ की जब भी अपन गणना करेंगे तो ये अपने पास आएगा दो तीन फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको। एक फॉर्मूला है गैस के अणुओं का वेग, गैस के अणुओं का वेग, गैस के अणुओं का वेग को अपने को फाइंड करना है तो अपन कर सकते हैं। फर्स्ट की बात करें अपन, है ना, फर्स्ट गैस के अणुओं को वेग को फर्स्ट है अपने पास औसत वेग यदि निकालना, अपने को क्या निकालना है? औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग को अपन बोलते हैं वी एवरेज। क्या बोलते हैं इसको? वी एवरेज बोलते हैं। और वी एवरेज अपन को यदि फाइंड करना है तो अपन इसका फॉर्मूला आता है √8 RT अपॉन पाई एम आता है। 8 RT अपॉन पाई एम आएगा। सेकंड बात करें अपन, सेकंड की बात करें अपन तो ये आएगा अपने पास वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, जिसे अपन बोलते हैं VRMS। क्या बोलते हैं इसको? VRMS। और VRMS जो होता है वो हो जाएगा √3RT अपॉन m। आपको ऐसे कैसे ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। एक थर्ड आएगा, थर्ड रूल्स आता है अपने पास, या थर्ड जो आता है अधिकतम प्रायिक वेग, अधिकतम प्रायिक वेग, अधिकतम प्रायिक वेग की बात करें तो ये आ जाएगा VMP। और VMP जो है वो इक्वल होता है अपने पास 2, ये 3 है तो ये हो जाएगा 2RT अपॉन किसके? M के। और तीनों के बीच में यदि अपन संबंध की बात करें, रिलेशन बात करें अपन, इन तीनों के बीच में यदि रिलेशन बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो होगा अपने पास कौन सा? VRMS। V हो जाएगा अपने पास कौन सा? VRMS। और फिर इसके बाद में आ जाएगा V एवरेज, और सबसे लास्ट में आ जाएगा अपने पास VMP। तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। ये भी रिलेशन आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो फटाफट इसका भी एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए फटाफट। फर्स्ट का आंसर क्या है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किस पर लागू होता है? केवल आदर्श गैसों पे? नहीं। केवल अक्रिय गैसों पे? नहीं। ये किस पर? गैर प्रतिक्रियाशील गैसों के मिश्रण पे। सेकंड देखिए, एक वास्तविक गैस की परिस्थिति में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। कब आदर्श व्यवहार की? मैंने आपको बताया था टेम्परेचर तो होना चाहिए कैसा? हाई। टेम्परेचर तो कैसा होना चाहिए? हाई। टेम्परेचर हाई किसमें है? इसमें है। और प्रेशर कितना होना चाहिए? कम। इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। चलिए कौन सा? बी था ना? हाँ बी। अणुगति के सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? अणुगति के सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं के बीच टक्कर कैसी होती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है कि नहीं? आंशिक प्रत्यास्थ होती है कि नहीं? कोई टक्कर नहीं। कितनी होती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। मैंने आपको बताया था पूरी तरह कैसी होती है? इलास्टिक होती है। फोर्थ देखिए आप, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गैस के अणु लगातार यादृच्छिक गति करते हैं, सही है साहब। गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है, ये भी सही है। अणुओं के बीच कोई बल नहीं होता, ये भी सही है। अब इसने पूछा क्या सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये असत्य है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास? ये आदर्श गैस द्रवित की जा सकती है, ये लिक्विफाई नहीं की जा सकती साहब। चलिए फिफ्थ देखिए आप, यदि Z इज टू 1 है, सॉरी Z इज ग्रेटर देन 1 है, तो आदर्श गैस व्यवहार कैसा विचलन करेगा? आदर्श गैस व्यवहार कैसा विचलन करेगा? मैंने आपको ग्राफ के अंदर बताया था। आदर्श गैस कैसा करेगा? ऋणात्मक करेगा क्या? नहीं। कोई विचलन नहीं, नहीं शून्य नहीं। कैसा करेगा? धनात्मक विचलन करेगा। 6 देखिए आप, समान परिस्थितियों में किसी गैस के विचलन की दर सबसे अधिक होगी, कब होगी बताइए? मैंने आपको एक लिखा था कि गैस जितनी हल्की होगी उतना ही विचलन क्या होगा? ज्यादा होगा। गैस जितनी हल्की होगी उतना ही विचलन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखिए सबसे हल्की गैस कौन सी है? H2। सबसे हल्की गैस कौन सी है? H2। ओके, तो ये अपना 6 वाला पॉइंट था, जितनी गैस हल्की होगी उतना ही विचलन हमेशा ज्यादा होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसी क्लास के साथ हमारी जो गैसेस स्टेट की जो यूनिट थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर अपन ने बहुत सारे लॉ पढ़ लिए हैं। बॉयल्स लॉ पढ़ लिया है अपन ने, चार्ल्स पढ़ लिया अपन ने, गैलुसिक्स पढ़ लिया अपन ने, एवोगाड्रो पढ़ लिया अपन ने, डाल्टन्स पढ़ लिया अपन ने, आइडियल गैस अपन ने पढ़ ली है। उसके बाद में ग्राम का विचलन नियम पढ़ लिया। सारों को अपन ने बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा कर ली है। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।